एक 300 किलो वजन का आदमी अपने अपार्टमेंट में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य नहीं था, केवल सिर के पीछे एक गहरा नीला निशान दिखाई दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और भी अजीब बना दिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि उस आदमी को कई घंटों तक लगातार खाना खाने के लिए मजबूर किया गया था। अत्यधिक भोजन के कारण उसका पेट फट गया और उसके महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर गए, जिससे उसकी मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब था कि हत्यारा किसी तरह पीड़ित के भरोसे में था। पुलिस इस मामले को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि शहर में दूसरी हत्या हो गई। इस बार एक मशहूर वकील अपने कार्यालय में मृत पाया गया। फर्श पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, लालच। वहीं पास में उसकी पत्नी की तस्वीर पर भी खून से एक निशान बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा जानबूझकर पुलिस के लिए संदेश छोड़ रहा हो। इसी बीच जांचकर्ताओं को पहले पीड़ित के पेट में लकड़ी के बुरादे के कुछ कण मिले। ये सुराग मिलते ही अनुभवी जासूस सोमरसेट पहली घटना वाली जगह पर वापस पहुंचा। उसने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया और एक बड़े फ्रिज के सामने फर्श पर घिसटने के निशान देखे। जब फ्रिज हटाया गया तो उसके पीछे दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा मिला, पेटूपन। अब मामला पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। 2 हत्याएं हो चुकी थीं और 5 अब भी बाकी थीं। सोमरसेट एक अनुभवी जासूस था जो केवल 7 दिन बाद रिटायर होने वाला था। वर्षों तक अपराध और इंसानी क्रूरता देखने के बाद उसका लोगों पर विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। वह बस अपने आखिरी दिन शांति से बिताना चाहता था। लेकिन यह मामला इतना अलग और भयावह था कि वह खुद को इससे दूर नहीं रख सका। उसकी जगह लेने के लिए विभाग ने युवा जासूस डेविड मिल्स को नियुक्त किया था। मिल्स उत्साही और न्याय के प्रति समर्पित था। उसे विश्वास था कि वह अपराधियों को सजा दिलाकर इस शहर में बदलाव ला सकता है। दूसरी हत्या की जांच के दौरान दोनों जासूसों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। वे दोबारा अपराध स्थल पर पहुंचे और दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग को हटाया। पहली नजर में कुछ नहीं मिला, लेकिन सोमरसेट ने दीवार पर बने हल्के निशानों को नोटिस किया। गहराई से जांच करने पर पता चला कि किसी ने उंगलियों के निशानों से मुझे बचाओ लिखा था। ये खोज बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस ने उन उंगलियों के निशानों को रिकॉर्ड से मिलाया। पूरी रात चली जांच के बाद पता चला कि वे विक्टर नाम के एक अपराधी के थे। उसके खिलाफ नशा तस्करी, लूटपाट, हिंसा और कई गंभीर अपराध दर्ज थे। पुलिस तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ी। कुछ समय बाद उन्हें एक जर्जर और सुनसान अपार्टमेंट मिला। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच विक्टर एक बिस्तर से बंधा हुआ था। उसके शरीर में कई ट्यूबें लगी थीं जो किसी तरह उसकी सांसें चलाए रखे हुए थीं। उसका शरीर सड़ चुका था और वह किसी जीवित इंसान से ज्यादा एक लाश जैसा दिखाई देता था। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आलस्य। यह 7 घोर पापों में तीसरा पाप था। कमरे में मौजूद तस्वीरों से पता चला कि विक्टर को पूरे 1 साल तक इसी हालत में कैद रखकर जिंदा रखा गया था। उसे इतना कमजोर बना दिया गया था कि वह हिल भी नहीं सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अभी भी जीवित था। यह दृश्य देखकर मिल्स पूरी तरह टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इतनी क्रूर सोच कैसे रख सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि विक्टर तकनीकी रूप से जिंदा है, लेकिन उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है। उसे कोई जानकारी मिलना असंभव था। इस तरह एक और महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ से निकल गया। अगले दिन मिल्स की पत्नी ट्रेसी ने गुप्त रूप से सोमरसेट से मुलाकात की। उसने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन इस बच्चे को ऐसे शहर में जन्म देने से डरती है जहां हर तरफ अपराध, हिंसा और भय का माहौल हो। उसकी बातों ने सोमरसेट को उसका पति मिल्स इस शहर में अपना नाम बनाना चाहता था और अपने करियर पर पूरी तरह केंद्रित था। इसलिए ट्रेसी अपनी चिंता उससे खुलकर साझा नहीं कर पा रही थी। ये बात वह केवल सोमरसेट को बता सकी, जिससे साफ था कि वह उस पर कितना भरोसा करती थी और इसकी क्रूरता को किसी से बेहतर जानता था। इसके बाद सोमरसेट वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा और मामले की फाइलों में डूब गया। वह लगातार हत्यारे द्वारा छोड़े गए संदेशों, नोट्स और सबूतों का अध्ययन कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पर्ची पर लिखे वाक्य पर गई। उस वाक्य में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की गहरी झलक थी। इसे पढ़कर सोमरसेट को विश्वास हो गया कि हत्यारा केवल एक मनोरोगी हत्यारा नहीं है, बल्कि वह धर्म, इतिहास और साहित्य का अच्छा ज्ञान रखता है। लेकिन मिल्स इस बात से सहमत नहीं था। उसके अनुसार हत्यारा सिर्फ एक पागल इंसान था जो लोगों को डराने के लिए बड़े बड़े शब्दों और धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ लाइब्रेरी कार्ड होने से कोई महान ज्ञानी नहीं बन जाता। हालांकि मिल्स की इसी बात ने सोमरसेट को एक नया सुराग दे दिया। उसने सोचा कि यदि हत्यारा इतने धार्मिक उद्धरण और दुर्लभ संदर्भ जानता है तो उसने निश्चित रूप से बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। इसी विचार के आधार पर उसने कुछ विशेष पुस्तकों की सूची तैयार की और अपने एक पुराने संपर्क की मदद ली। सोमरसेट ने मिल्स को बताया कि कई वर्षों से कुछ सरकारी एजेंसियां सार्वजनिक पुस्तकालय
पुस्तकालयों और विशेष संग्रहों के रिकॉर्ड तक पहुंच रखती हैं। कुछ दुर्लभ और संवेदनशील किताबों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। इन रिकॉर्डों के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किन लोगों ने विशेष विषयों पर आधारित किताबें पढ़ी हैं। हालांकि यह तरीका पूरी तरह कानूनी नहीं माना जाता, लेकिन कई बार गंभीर अपराधों की जांच में यह उपयोगी साबित होता है। मिल्स को यह तरीका अजीब लगा, लेकिन सोमरसेट जानता था कि ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए सामान्य सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय बाद उसके संपर्क ने संदिग्ध लोगों की एक सूची तैयार करके उन्हें सौंप दी। उस सूची में कई नाम थे, लेकिन उनमें एक नाम सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था, जॉन डो। दोनों जासूस तुरंत उस पते पर पहुंचे जो जॉन डो के नाम से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां पहुंचने पर घर खाली मिला। ऐसा लग रहा था कि कोई हाल ही में वहां से निकला है। वे अभी आसपास का निरीक्षण ही कर रहे थे कि गलियारे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। अचानक उस व्यक्ति ने मिल्स का नाम पुकारा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मिल्स को तुरंत शक हो गया कि यही वह आदमी हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी। बिना समय गंवाए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। संदिग्ध व्यक्ति इमारत से बाहर निकल गया और सड़कों के बीच भागने लगा। मिल्स पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वे एक ट्रक के पास पहुंचे। तभी अचानक ऊपर से हमला हुआ। हत्यारे ने ट्रक की छत से कूदकर मिल्स को जमीन पर गिरा दिया। कुछ सेकंड के लिए स्थिति पूरी तरह हत्यारे के नियंत्रण में थी। उसके हाथ में हथियार था और मिल्स असहाय पड़ा हुआ था। मिल्स को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हत्यारे ने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। उसने कुछ पल तक मिल्स को देखा और फिर मौके से भाग निकला। जब तक सोमरसेट वहां पहुंचा, तब तक हत्यारा गायब हो चुका था। यह घटना साबित करती थी कि वह सिर्फ चालाक ही नहीं, बल्कि अपने हर कदम की योजना पहले से बनाकर चलता था। इसके बाद दोनों जासूस सीधे जॉन डो के अपार्टमेंट पहुंचे। मिल्स का गुस्सा चरम पर था। वह तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता था, लेकिन सोमरसेट ने उसे रोक दिया। उसका कहना था कि बिना वारंट के अंदर जाना पूरी जांच को खतरे में डाल सकता है। अदालत में सारे सबूत खारिज हो सकते थे और हत्यारा बच निकलता। मिल्स ने तर्क दिया कि उनके पास पर्याप्त संदेह है और समय बहुत कम है, लेकिन सोमरसेट कानून के नियमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आखिरकार सोमरसेट ने समझाया कि उन्हें अंदर जाने के लिए एक ठोस कानूनी कारण चाहिए। अगर वे जल्दबाजी करते हैं तो पूरा मामला बर्बाद हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मिल्स को भी उसकी बात समझ आ। उसने मान लिया कि केवल गुस्से और जल्दबाजी से इस खतरनाक अपराधी को नहीं पकड़ा जा सकता। उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना। आखिरकार मिल्स ने सोमरसेट की बात मान ली। उसे समझ आ गया कि बिना कानूनी आधार के कोई भी कदम पूरी जांच को खतरे में डाल सकता है। लेकिन कुछ ही देर बाद साबित हो गया कि उसकी जल्दबाजी पूरी तरह गलत भी नहीं थी। जब दोनों जासूस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। कमरे में हर तरफ सबूत बिखरे पड़े थे। वहां हत्या में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण मौजूद थे। दीवारों पर धार्मिक प्रतीक बने हुए थे और विभिन्न अखबारों की कतरनें चिपकाई गई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्यारा अपने हर शिकार की तस्वीरें संभाल कर रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी अपराधी का घर नहीं, बल्कि उसकी विकृत सोच का संग्रहालय हो। जांच के किसी को शक तक नहीं हुआ। तभी अचानक कमरे में रखा फोन बज उठा। कॉल करने वाला खुद जॉन डो था। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी उसके घर तक पहुंच जाएगी। अब उसे अपनी योजना तय समय से पहले पूरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर दोनों जासूस समझ गए कि अगली हत्या किसी भी समय हो सकती है। तलाशी के दौरान सोमरसेट को चमड़े के सामान की एक दुकान की रसीद मिली। साथ ही एक सुनहरे बालों वाली महिला की तस्वीर भी मिली। दोनों सुरागों को जोड़कर उसने अनुमान लगाया कि अगला निशाना यही महिला हो सकती है। वे तुरंत उस दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान के मालिक ने बताया कि जॉन पिछली रात ही अपना सामान लेकर जा चुका है। इसी बीच पुलिस रेडियो पर एक नई सूचना आई। जिस महिला की वे तलाश कर रहे थे वो मिल चुकी थी, लेकिन जीवित नहीं। जब दोनों घटनास्थल पर पहुंचे तो दरवाजे पर 7 घोर पापों में से एक और पाप का नाम लिखा हुआ था। अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग सदमे में थे। घटनास्थल पर एक व्यक्ति भी मिला जो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उसने बताया कि उसे एक भयानक परिस्थिति में जबरन शामिल किया गया था। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसने ऐसा डरावना अनुभव झेला है जिसे वो शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। जॉन डो ने एक और पाप को अपने तरीके से अंजाम दे दिया था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ ही समय बाद 5वीं हत्या की खबर भी आ गई। इस बार शिकार एक प्रसिद्ध मॉडल थी। उसके कमरे में घमंड शब्द लिखा हुआ मिला। जॉन डो ने उसके सामने 2 रास्ते रखे थे। पहला, वो अपनी बदली हुई जिंदगी स्वीकार करके जीवित रह सकती थी। दूसरा, अपने अहंकार और पुराने रूप को छोड़ने से इनकार कर सकती थी। अंततः उसने मौत को चुन लिया। अब तक 5 पाप पूरे हो चुके थे। पुलिस पूरी ताकत से बाकी 2 पापों से जुड़े संभावित शिकारों की तलाश कर रही थी। हर अधिकारी पर भारी दबाव था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कब होगा। तभी अचानक एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो बिना किसी डर के धीरे धीरे अंदर चला आया। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे विभाग को स्तब्ध कर दिया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन डो था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पहली 5 हत्याओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर न पछतावा था और न ही डर। वो असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रहा था। फिर उसने बताया कि उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। 7 घोर पापों में से 2 पाप अभी बाकी हैं। उसने दावा किया कि उसने अंतिम चरण की तैयारी पहले ही कर ली है। उसने पुलिस के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि सोमरसेट और मिल्स उसे शहर से बाहर एक विशेष स्थान पर ले जाएं, तो वो बाकी सब कुछ बता देगा और अपने अपराध स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर उसकी शर्त नहीं मानी गई तो वो अदालत में मानसिक बीमारी का सहारा लेकर बचने की कोशिश करेगा। मामले को जल्द खत्म करने के दबाव में
अधिकारियों ने उसकी शर्त मान ली। सुरक्षा के लिए मिल्स और सोमरसेट को उपकरण पहनाए गए और ऊपर से हेलीकॉप्टर निगरानी करने लगा। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे शहर से बाहर सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर जॉन डो अपनी सोच के बारे में बात करता रहा। उसके अनुसार वो कोई साधारण हत्यारा नहीं था। वो खुद को ईश्वर का दूत और समाज का न्यायाधीश मानता था। उसका कहना था कि दुनिया पापों से भर चुकी है, लेकिन लोग उन्हें सामान्य मान चुके हैं। इसलिए उसने 7 घोर पापों के जरिए लोगों को रास्ते भर जॉन डो अपनी विकृत सोच का बचाव करता रहा। उसके अनुसार जिन लोगों को उसने निशाना बनाया था वे निर्दोष नहीं थे। वह दावा कर रहा था कि उसके सभी शिकार किसी न किसी गंभीर नैतिक कमजोरी का प्रतीक थे। उसकी नज़र में वह कोई अपराधी नहीं बल्कि समाज को सबक सिखाने वाला व्यक्ति था। वह बार बार यही कहता रहा कि लोग दुनिया में फैली बुराइयों को सामान्य मान चुके हैं और वह उन्हें फिर से उनके पापों का एहसास करा रहा है। लेकिन मिल्स उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसका कहना था कि चाहे कोई कितना भी गलत क्यों न हो, किसी इंसान को खुद न्यायाधीश बनकर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। दोनों के बीच बहस लगातार बढ़ती गई। जॉन डो पूरी शांति से अपनी बातें रख रहा था जबकि मिल्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर जॉन डो ने मिल्स को याद दिलाया कि कुछ समय पहले उनके आमने सामने होने पर वह उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी बातों का मकसद मिल्स को उकसाना था। वह बार बार उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। मिल्स ने भी गुस्से में जवाब दिया और साफ कर दिया कि कानून आखिरकार उसे पकड़ ही लेता, चाहे वह खुद सामने आता या नहीं। गाड़ी धीरे धीरे शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। चारों तरफ वीरानी थी। ऊपर पुलिस का हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा था, लेकिन इलाके में मौजूद ऊंचे बिजली के टावरों के कारण उसकी गतिविधियां सीमित हो गई थीं। ये जगह अजीब तरह से शांत थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा। कुछ देर बाद दूर सड़क पर एक वैन दिखाई दी। सोमरसेट को तुरंत शक हुआ कि मामला साधारण नहीं है। उसने मिल्स को जॉन डो पर नजर रखने के लिए कहा और खुद वैन की तरफ बढ़ गया। उसकी हर इंद्रिय सतर्क थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन डो की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। वैन के रुकते ही उसमें से एक डिलीवरी कर्मचारी बाहर निकला। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने सोमरसेट को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पैसे देकर एक पैकेट ठीक इसी समय और इसी जगह पहुंचाने के लिए कहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पैकेट पर प्राप्तकर्ता के रूप में मिल्स का नाम लिखा हुआ था। यह सुनकर सोमरसेट के मन में कई सवाल उठने लगे। जॉन डो पहले ही 5 हत्याओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर चुका था, फिर अब यह नया खेल क्या था? उसने डिलीवरी कर्मचारी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। अब उसकी नजर केवल उस रहस्यमय पैकेट पर थी। कुछ क्षणों तक वह दुविधा में खड़ा रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि पैकेट में क्या हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसने उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसे अंदर की सच्चाई का पता चला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि जॉन डो की पूरी योजना का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। दूर खड़ा मिल्स अभी तक सच्चाई से अनजान था, लेकिन जॉन डो के चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखाई दे रहा था। वह मानो उसी पल का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी असली मंशा उजागर करनी शुरू की। उसने स्वीकार किया कि उसकी योजना केवल पहले 5 पापों तक सीमित नहीं थी। अंतिम 2 पापों के लिए उसने खुद को भी इस खेल का हिस्सा बना लिया था। सोमरसेट समझ चुका था कि जॉन डो ने बहुत पहले से हर कदम की योजना बना रखी थी। उसने घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित किया था कि अंत में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। अब मामला केवल एक अपराधी को पकड़ने का नहीं रह गया था, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध बन चुका था जिसमें वह मिल्स को अपने जाल में फंसाना चाहता था। सुनसान मैदान में खड़े तीनों लोगों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। जॉन डो शांत था, सोमरसेट चिंतित था और मिल्स धीरे धीरे भावनात्मक दबाव में आ रहा था। इसी क्षण जॉन डो की वर्षों से बनाई गई भयावह योजना अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यहीं से कहानी अपने सबसे यादगार था कि उसने केवल उन लोगों को सजा दी जो नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। मिल्स उसकी इस सोच से पूरी तरह असहमत था। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों न हो। उसे सजा देने का अधिकार केवल न्याय व्यवस्था को है। लेकिन जॉन डो को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो खुद को ईश्वर का न्याय करने वाला दूत मान चुका था। इसके बाद उसने बातचीत को और व्यक्तिगत बना दिया। उसने बताया कि उसने लंबे समय तक मिल्स और उसकी पत्नी पर नजर रखी थी। उसने उनके जीवन को करीब से देखा था। एक सामान्य घर, एक खुशहाल शादी और भविष्य की उम्मीदें, ये सब चीजें उसे भीतर से परेशान करती थी। उसकी आवाज में न गुस्सा था और न पछतावा। वो सब कुछ ऐसे बता रहा था जैसे कोई साधारण कहानी सुना रहा हो। सोमरसेट दूर खड़ा ये सब सुन रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि जॉन डो का अंतिम खेल शुरू हो चुका है। वो बार बार मिल्स को शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन जितना अधिक जॉन डो बोल रहा था उतना ही मिल्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर जॉन डो ने स्वीकार किया कि उसने ईर्ष्या को अपना पाप चुना था। वो मिल्स की सामान्य और खुशहाल जिंदगी से ईर्ष्या करता था। उसकी नजर में वही चीज सबसे बड़ी थी जो उसके पास कभी नहीं थी। इसी ईर्ष्या ने उसे अपनी योजना के अंतिम चरण तक पहुंचाया। उसकी बातें सुनकर मिल्स के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे लगने लगा कि जॉन डो कुछ ऐसा जानता है जो वो अभी नहीं जानता। उसी समय सोमरसेट उस पैकेट तक पहुंचा जो कुछ देर पहले डिलीवरी वैन से आया था। उसने भारी मन से उसे खोला। जैसे ही उसे अंदर की सच्चाई का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि जॉन डो ने कितनी भयानक योजना बनाई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत मिल्स को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन डो लगातार मिल्स को उकसा रहा था। वो चाहता था कि मिल्स अपना आपा खो दे। सोमरसेट बार बार चिल्लाकर उसे शांत रहने को कह रहा था। वो जानता था कि यदि मिल्स भावनाओं में बह गया तो जॉन डो की योजना पूरी हो जाएगी। अब सच्चाई सामने आने लगी। जॉन डो ने स्पष्ट कर दिया कि उसने शुरू से कभी भागने की योजना नहीं बनाई थी। उसका लक्ष्य पुलिस से बच निकलना नहीं था। उसकी पूरी योजना का अंतिम हिस्सा यही था कि वो खुद को भी 7 घोर पापों की कहानी में शामिल करे। उसने स्वयं को ईर्ष्या का प्रतिनिधि बनाया था और मिल्स को क्रोध का। यही उसका अंतिम और सबसे खतरनाक खेल था। पहले 5 पापों के लिए उसने अलग अलग लोगों को चुना था, लेकिन अंतिम 2 पापों के लिए उसने खुद और मिल्स को चुना। वो जानता था कि सही परिस्थितियों में वो मिल्स को इतना भावुक कर देगा कि वो क्रोध के आगे
आगे हार मान लेगा। सोमरसेट आखिरी क्षण तक कोशिश करता रहा। वो मिल्स को समझाता रहा कि यही जॉन डो चाहता है। अगर उसने गुस्से में कोई कदम उठाया तो जॉन डो जीत जाएगा। लेकिन उस समय मिल्स की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके सामने खड़ा आदमी उन सभी भयावह घटनाओं का जिम्मेदार था जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी थी, और यही वो क्षण था जिसका जॉन डो इंतजार कर रहा था। उसकी पूरी योजना एक पूर्ण चक्र की तरह पूरी होने वाली थी। उसने 7 घोर पापों की श्रृंखला को इस तरह तैयार किया था कि अंत में हर चीज उसकी कल्पना के अनुसार हो। इसके बाद कहानी अपने दुखद और यादगार निष्कर्ष पर पहुंचती है। मामला खत्म हो जाता है, लेकिन उसके परिणाम लंबे समय तक लोगों के मन में बने रहते हैं। जॉन डो भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर छिपी भावनाएं होती हैं। फिल्म के अंतिम क्षणों में सोमरसेट एक प्रसिद्ध लेखक के शब्दों को याद करता है। उनका अर्थ ये था कि दुनिया में अपराध, हिंसा और अंधेरा जरूर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया ऐसी जगह है